लर्निंग, माई सेल्फ नेहा अग्रवाल एंड आई एम योर ज़ूलॉजी मेंटर। बच्चे, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी से, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। उस प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता कैसा है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं और उनसे एसोसिएटेड कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशन उस पैसेज में डाल रहे हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो खाना जा रहा है उसकी एम क्या थी? बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया था उसको तोड़ तोड़ के हमें क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। जो प्रोटीन खाया था उसको तोड़ के क्या बनाना था? अमाइनो एसिड बनाना था। जो फैट्स और लिपिड्स खाए थे उनको तोड़ के क्या बनाना था? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाना था। और जो हमने न्यूक्लिक एसिड्स लिए थे उसको तोड़ के हमें क्या बनाना था? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, बेस, फॉस्फेट, शुगर, एवरीथिंग। तो बेटा ये काम कैसे होगा? उसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगा, एंजाइम्स की हेल्प से। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे अपना फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम क्या सीखेंगे कि जो हमने 5 ग्लैंड्स डिटेल में पढ़े थे, उन ग्लैंड्स ने कौन कौन सी सिक्रीशन दी और उन सिक्रीशन में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो फूड के कौन से कंपोनेंट को कितने लेवल तक तोड़ रहे हैं, और फाइनली वो छोटे छोटे कंपोनेंट कहां पे बन रहे हैं एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन टुडे। इन दिस टेबल यू कैन सी दैट वी हैव 5 सिक्रीशंस। सबसे पहली सिक्रीशन ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिली। दूसरी सिक्रीशन स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस मिली। तीसरा हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से, याद करो लिवर ने और पेनक्रियास ने अपनी सिक्रीशन मिला के हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम में डाल दी थी। तो लिवर की सिक्रीशन मिली बाइल और पेनक्रियास की सिक्रीशन मिली पेनक्रियाटिक जूस, ये दोनों चली गई ड्यूडेनम में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के ग्लैंड्स थे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उन्होंने प्रोड्यूस किया था इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम क्या कहते थे? इसको हम क्या कहते थे? सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। तो ये मिला खाने को। तो खाने को लास्ट में हमें पता चल रहा है कि 5 सिक्रीशंस मिली इन 5 ग्लैंड से। तो अब हम याद करेंगे कि कौन से सिक्रीशन ने कौन सा एंजाइम दिया। आ जाओ, सबसे पहले तो बेटा सलाइवा, pH 6.8 होता है यहाँ हमारे ओरल कैविटी में सलाइवा के होने की वजह से 6.8 pH प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके पास मेजरली पानी प्रेजेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस भी होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ये क्यों याद करने हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, तो यहाँ ये आयंस आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा बेटा एंजाइम्स पे आ जाओ। एक तो होता है एंजाइम लाइसोजाइम। ठीक है, ये क्या करता है? आपने मान लो खाने में कोई बैक्टीरिया भी खा लिया तो बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है ये लाइसोजाइम। ठीक है, अब आ जाओ कि जो आपने खाना खाया उसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम है टायलिन। ये किसके ऊपर काम करता है? आपके खाने के कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, बस प्रोटीन, फैट, इन सब पे नहीं करता। किस पे करता है? कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एंजाइम होता है उसको हम जनरली एमाइलेज कह देते हैं, और क्योंकि ये सलाइवरी ग्लैंड ने निकाला इसको हम क्या कह देंगे? सलाइवरी अमाइलेज कह देंगे। तो सलाइवा के पास हमारे खाने के लिए कौन सा एंजाइम है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए सलाइवरी अमाइलेज है। चलो दूसरे ग्लैंड पे आ जाओ, गैस्ट्रिक जूस पे। गैस्ट्रिक जूस का pH 1.8, क्योंकि आपने पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं जो कि HCl प्रोड्यूस करती हैं। HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए हमारे स्टमक में बहुत ही एसिडिक कंडीशन प्रेजेंट होती है, और pH कितनी होती है? हाईली एसिडिक, 1.8। ठीक है, इसके पास भी बहुत सारा पानी है, म्यूकस है, बाइकार्बोनेट है। म्यूकस बाइकार्बोनेट क्या करेगा? इतने खतरनाक एसिड से आपके स्टमक की वॉल को जलने से बचाएगा, कवर लगाएगा वहां पे। ठीक है, आ जाओ एंजाइम्स पे। स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं? पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। याद करो ये दोनों एंजाइम कैसे होते थे? इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड एंजाइम को क्या कहते थे? जाइमोजेन। इसीलिए तो उन सेल का नाम जाइमोजेनिक भी रखा था। किन्होंने एंजाइम सिक्रीट किया था?
पेप्टिक सेल या चीफ सेल ने, यही तो चीफ काम है एंजाइम निकालना। अच्छा कैसे एंजाइम है ये? प्रोटीएज एंजाइम है। प्रोटीएज मतलब जो प्रोटीन को तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ने के लिए बने हैं। यानी कि आपके स्टमक की ग्लैंड ने ऐसे एंजाइम्स निकाले हैं जो कि प्रोटीन को तोड़ने वाले हैं। पेप्सिनोजेन तो बेटा सबके पास है, पर ये जो प्रोरेनिन है ये बच्चों में आता है। वो सिर्फ मिल्क पे फीड करते हैं, इसलिए उनको मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम चाहिए प्रोरेनिन। ये दोनों ही इनएक्टिवेटेड है, HCl इनको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और बहुत ही कम क्वांटिटी में बेटा, बहुत ही लेस देन 1%, बहुत ही कम क्वांटिटी में गैस्ट्रिक लाइपेज भी आता है। लाइपेज लिपिड को तोड़ता है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड ने निकाला, इसका नाम रख दिया गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये 3 एंजाइम आपको याद करने हैं गैस्ट्रिक जूस में। नेक्स्ट आ जाओ, लिवर ने अपनी सिक्रीशन दी थी बाइल। बाइल बना कहां था? लिवर में। स्टोर और कॉन्सेंट्रेट कहां हुआ था? गॉल ब्लैडर में। बाइल में क्या क्या था याद करो? बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट अपने मतलब का नहीं, वो हीमोग्लोबिन से जो स्प्लीन में आरबीसी जाके टूटा था, वहां पे जब आरबीसी का हीमोग्लोबिन टूटा तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन गया हमारा बाइल पिगमेंट। घूमते घूमते लिवर के पास आ गया, लिवर ने इसको बाइल सॉल्ट के साथ जोड़ के बाइल बना दिया। तो बाइल किससे किससे बना था? हम बात कर चुके हैं इस बारे में, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, बाइल सॉल्ट का है, ठीक है। अब इसकी पीएच होती है 7.6। बाइल एक दिन में अराउंड 700 ml प्रोड्यूस होता है, येलो ग्रीन कलर का होता है। इसके पास भी बाइकार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड आते हैं। पर अब डाइजेशन पे आ जाओ, इसके पास बेटा कोई एंजाइम ही नहीं है, मतलब ये खाने को तोड़ता नहीं है एक्चुअल में। याद करो, जो बाइल होता है वो फैट का डाइजेशन नहीं करता, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और कौन सा पार्ट करता है? बाइल सॉल्ट। तो ये जो बाइल प्रोड्यूस हुआ, इसके पास है बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, बाइल सॉल्ट करता है। और किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? इमल्सिफाई करके, उसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है ना, मतलब फैट के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये काम हो गया बाइल का। तो इसने देखो अभी तक हेल्प किया कार्बोहाइड्रेट में, इसने मेजरली हेल्प किया प्रोटीन्स में, इसने थोड़ा हेल्प किया फैट में। अभी फैट को तोड़ा नहीं है, इन लोगों ने तो तोड़ा है, एंजाइम्स हैं। इसके पास एंजाइम नहीं है, इसने बस फैट को इमल्सिफाई किया है, बड़े टुकड़े को छोटो छोटों में तोड़ा है। अभी उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं तोड़ा है। अब आ जाओ नेक्स्ट ग्लैंड पे, पेनक्रियाटिक जूस पे। इसकी पीएच होती है 7.6। इसके पास भी पानी है, बाइकार्बोनेट है। ये बाइकार्बोनेट क्या करता है? जब घूमते घूमते ड्यूडेनम में जाता है तो वहां का जो एनवायरनमेंट होता है उसको अल्कलाइन करता है और ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है, तो अल्कलाइन मीडियम चाहिए यहाँ पे, तो हमें बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो यहाँ से बाइकार्बोनेट ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है। अब एंजाइम्स की बात करो, पेनक्रियाटिक जूस के पास देखो कौन कौन से एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजेन, जेन लगाया मतलब इनएक्टिवेटेड। काइमोट्रिप्सिनोजेन, जेन लगाया मतलब फिर से इनएक्टिवेटेड। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो लगाया मतलब फिर से इनएक्टिवेटेड। फिर ये तीनों ही एंजाइम कैसे हैं बेटा? प्रोटीएज एंजाइम है, मतलब प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? अभी हम करेंगे। एक है बेटा अमाइलेज। अमाइलेज देखो किस में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। अच्छा, ये आया है पेनक्रियाटिक जूस से, इसीलिए मैंने इसको कह दिया पेनक्रियाटिक अमाइलेज। और इसका स्पेशल नाम क्या रख दिया? अमाइलोप्सिन। अमाइलोप्सिन। तो इसके पास कार्बोहाइड्रेट का भी एंजाइम है। फिर देखो लाइपेज। लाइपेज देखो किसको तोड़ता है? फैट को तोड़ता है। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियास से आया तो पेनक्रियाटिक लाइपेज बोल दो। इसका स्पेशल नाम क्या रखा है? स्टेप्सिन। स्टेप्सिन। तो इसके पास लिपिड के लिए भी एंजाइम है। और देखो इसके पास न्यूक्लियेज भी है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए एंजाइम। अभी तक न्यूक्लिक एसिड को तो किसी ने तोड़ा ही नहीं, ना सलाइवरी ग्लैंड ने, ना स्टमक ने, ना लिवर ने। अब पेनक्रियास बोला मैं इसका श्री गणेश कर देता हूं। मतलब कि पेनक्रियास के पास देखो प्रोटीन के लिए भी एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी है, लिपिड के लिए भी है, न्यूक्लिक एसिड के लिए भी। कितना वंडरफुल जूस है ये, इसलिए इसको कंप्लीट जूस कहते हैं। इसके पास हर कंपोनेंट के लिए एंजाइम है। चलो बहुत अच्छी बात।
ये एंजाइम जाके काम कहाँ करेंगे, ड्यूडेनम में ही। तो अभी काम कैसे करेंगे वो देखेंगे, उसके पहले सीख लेते जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड ने खुद की सिक्रीशन निकाली उसके पास क्या क्या है। देखो इसका पीएच 7.8, 7 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब स्लाइटली अल्कलाइन पीएच है। ये पीएच कैसे मेंटेन हुआ, इसने अपना बाइकार्बोनेट भी दिया, ठीक है। अब याद करो इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हम क्या कहते थे, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, है ना, वो जो क्रिप्ट बने होते थे म्यूकोसा में। तो ये कहां पे प्रेजेंट है, म्यूकोसा में, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में। और जब हमने बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ गट किया था तब हमने सीखा था कि ब्रूनर्स ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम वाली पार्ट के सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। ये भी अपनी सिक्रीशन देते हैं और इन दोनों की सिक्रीशन को मिला के ही हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। मार्केट। अब कौन कौन से एंजाइम है, सक्कस एंटेरिकस तो निकल गया इंटेस्टाइन में, कौन कौन से एंजाइम्स लेके निकला है ये देखो, डाईपेप्टाइडेज, अमाइनोपेप्टाइडेज, डाईसैकेराइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। ये एंजाइम काम करेंगे प्रोटीन के टुकड़ों पे, ये काम करेगा कार्बोहाइड्रेट के टुकड़ों पे, ये काम करेगा फैट के टुकड़ों पे, और ये काम करेंगे न्यूक्लिक एसिड के टुकड़ों पे। टुकड़े क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जो बड़े बड़े पार्ट थे उनको तो ये इन्होंने तोड़ दिया छोटे टुकड़ों में। अब उन छोटे टुकड़ों को फाइनल सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में तोड़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स, ये सारे, ठीक है। अब ये एंटेरोकाइनेज क्या है, एंटेरोकाइनेज एक एक्टिवेटर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने ही निकाला है, ताकि जो पेनक्रियास से इनएक्टिवेटेड एंजाइम आ रही है उनको एक्टिवेट किया जा सके। कैसे एक्टिवेट होते हैं ये अभी हम सीखेंगे। तो इस एक चार्ट में आपको एक साथ बेटा दिख रहा है कि कौन कौन से जूस है, उनकी कौन कौन सी पीएच है और उनके पास कौन कौन से एंजाइम्स हैं, जो कि याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से सिंक इन कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन से। हम करेंगे एक एक करके डाइजेशन। पहले कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहां से कहां तक खत्म हुई, फिर प्रोटीन की डाइजेशन में किसने किसने हेल्प किया, फिर फैट या लिपिड की डाइजेशन, देन न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। देखो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करनी है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड होता है, और तुमको इसे तोड़ तोड़ के मोनोसैकेराइड तक लेके जाना है। यानी जो तुमने स्टार्च खाया है उसको तोड़ तोड़ के तुम्हें फाइनली ग्लूकोज बनाना है जो कि एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड को तोड़ तोड़ के पहले बड़े से चेन को थोड़ी छोटी छोटी चेन में तोड़ो, फिर दो दो की चेन में तोड़ दो, तो फाइनली बीच में तुमको डाइसैकेराइड भी मिलेगा, और डाइसैकेराइड को तोड़ोगे तो दो मोनोसैकेराइड मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे तुमने स्टार्च को तोड़ा तो ग्लूकोज, ग्लूकोज से मिलकर स्टार्च बना हुआ, ये सब तुमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। स्टार्च को तोड़ तोड़ के तुम माल्टोज तक लेके जाओ, किस तक लेके जाओ, माल्टोज तक। माल्टोज क्या है बेटा, डाइसैकेराइड है, दो ग्लूकोज से बना है, तो माल्टोज को तोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, दो ग्लूकोज मिल जाएगा। ऐसे मान लो तुमने कोई डाइसैकेराइड ही खाया, तुमने पॉलीसैकेराइड नहीं खाया, कोई डाइसैकेराइड खाया, जैसे सुक्रोज चीनी, जैसे लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है ना। तो सुक्रोज किससे किससे मिलके बना, इसको तोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा। ऐसे तुम लैक्टोज को तोड़ोगे इसके वाले एंजाइम से, ये डाइसैकेराइड्स हैं, इनको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलेगा और गैलेक्टोज भी मिलेगा। तो फाइनली हमको ये सारे मोनोसैकेराइड में तोड़ना है, सारे पॉलीसैकेराइड को या हमने जो भी डाइसैकेराइड खाया उसको, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन बेटा स्टार्ट तो ओरल कैविटी में ही हो जाती है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वहां पे, अमाइलेज मतलब समझो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले हैं, तो कहां से आते हैं, सलाइवरी अमाइलेज भी पढ़ा जिसको टायलिन कहते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी पढ़ा जिसको अमाइलोप्सिन कहते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा डाइसैकेराइडेज भी आता है। तो देखो कहां पे काम कर रहे हैं वो। ओरल कैविटी ने स्टार्ट किया डाइजेशन, सलाइवा है वहां पे, उसमें सलाइवरी अमाइलेज है। तुमने जितना स्टार्च खाया था उसका सिर्फ 30%
60% स्टार्च यहाँ माउथ में डाइजेस्ट होता है, ठीक है, ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवा से। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। और याद करो सलाइवा में कौन सी पीएच चलती है? पीएच 6.8। यानी सलाइवरी अमाइलेज को कौन सी पीएच चाहिए? स्लाइटली एसिडिक पीएच 6.8। ये माउथ में इसको मिल गई। और उसने 30% स्टार्च को माल्टोज में यानी कि डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। ये पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में तोड़ दिया 30% को, ठीक है। फिर ये 30% कहां पहुंचे और बचा हुआ 70% जो टूटा ही नहीं, स्टार्च के ही फॉर्म में रह गया, 30% जो माल्टोज में टूट गया, ये माल्टोज और बचा हुआ 70% स्टार्च गया स्टमक के पास पहुंचा। स्टमक ने कोई एंजाइम ही नहीं दिया कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, तो स्टमक में कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्टमक ने कोई एंजाइम नहीं दिया कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, इसलिए स्टमक में कुछ भी नहीं होगा। फिर स्टमक से खाना आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बेटा एक बात बताओ, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अपने लिवर का भी सिक्रीशन आ रहा है, उसके पास बाइल है, वो सिर्फ फैट को इमल्सिफाई करता है, तो उसका कोई रोल नहीं है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। और पेनक्रियास ने भी अपना सिक्रीशन यहाँ पे ड्यूडेनम में दिया है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से आते हैं दोनों, तो इसने भी अपनी सिक्रीशन दिया। इसके पास तो है ना एंजाइम, पर काम कहां पे कर रहा है? ड्यूडेनम में ही। तो काम ड्यूडेनम में हो रहा है, पर अभी पहले एंजाइम पेनक्रियास का काम करेगा, पेनक्रियाटिक जूस का। तो जो बचा हुआ 70% स्टार्च था बेटा, वो ड्यूडेनम में पेनक्रियाटिक अमाइलेज से आए हुए पेनक्रियाटिक अमाइलेज से टूट के बनाएगा माल्टोज डाइसैकेराइड, जो कि बना है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। और फिर इस ड्यूडेनम में खुद ने जो डाइसैकेराइडेज निकाला था, जो अभी हमने पीछे याद किया था, इसके इंटेस्टाइनल ग्लैंड ने उस डाइसैकेराइडेज ने इसको भी और इसको भी तोड़ा, जो ऊपर से माल्टोज आया ओरल कैविटी से उसको भी, और जो यहाँ के एंजाइम से डाइसैकेराइड बना था उसको भी। सारे माल्टोज को डाइसैकेराइडेज ने तोड़ा, सक्कस एंटेरिकस के डाइसैकेराइडेज ने इंटेस्टाइनल ग्लैंड के ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लो यही तो बनाना था हमको, अब ये रेडी है ब्लड में जाने के लिए, ठीक है। अब तुमने थोड़ा बहुत मिल्क प्रोटीन भी लिया है, शक्कर भी ली है, ये सब क्या है? डाइसैकेराइड है ना। तो इन डाइसैकेराइड को सीधे ड्यूडेनम में जो डाइसैकेराइडेज आ रहा है सक्कस एंटेरिकस से, कहां से आ रहा है? सक्कस एंटेरिकस से, उसके एंजाइम तोड़ेंगे इनके कंपोनेंट्स में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज फॉर लैक्टोज, और सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लैक्टोज का एंजाइम लैक्टेज, सुक्रोज का एंजाइम सुक्रेज, माल्टोज का एंजाइम माल्टेज। अब माल्टेज भी डाइसैकेराइडेज है, लैक्टेज भी डाइसैकेराइडेज है, और सुक्रेज भी डाइसैकेराइडेज है। तो फाइनली हमको सबसे छोटी छोटी यूनिट्स मिल गई, ये भी सब कुछ मोनोसैकेराइड है, सिंपलेस्ट यूनिट है। अब ये सब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब स्टमक में तो बिल्कुल डाइजेशन नहीं हुई, फिर पेनक्रियास के जूस ने डाइजेशन की है बचे हुए 70% स्टार्च की, और फाइनली सबसे छोटे छोटे पार्ट में किसने तोड़ा है? सबसे छोटे छोटे पार्ट में सक्कस एंटेरिकस ने, इंटेस्टाइनल जूस ने तोड़ा है ड्यूडेनम में, ठीक है। So this is all about the digestion of carbohydrate. Next we will move on to the digestion of proteins. ठीक है, अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। फिर से स्टार्ट करो ग्लैंड से। जब खाना खाया ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड मिला, तो इसने तो कोई एंजाइम ही नहीं निकाला प्रोटीन के लिए, सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज निकाला था जिसको हम टाइलिन कहते थे। तो प्रोटीन के लिए तो इसने कोई हेल्प नहीं की, ठीक है। फिर हम आए स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड मिला, अच्छा याद करो, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने तो अपनी पेप्टिक या चीफ सेल से पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन निकाला था, तो वो तो प्रोटीन को तोड़ेंगे, लेकिन वो तो इनएक्टिवेटेड थे, पेप्सिनोजेन इनएक्टिवेटेड था। इसको उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऑक्सिंटिक सेल से जो HCl निकाला था उससे एक्टिवेट कर दो, एक्टिवेट करके पेप्सिन बना दो, ठीक है। तो स्टमक में बेटा जितना प्रोटीन तुमने खाया है उसका अराउंड 50% प्रोटीन स्टमक के पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके जो पेप्सिन बना है उससे स्टमक में ही लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स
सेकेंड्स में टूट जाता है। प्रोटीन को तोड़ दो छोटी छोटी चेन्स में तो पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। पॉलीपेप्टाइड को तोड़ दो तो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड बनेगा। डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, फिर डाईपेप्टाइड, फिर सबको तोड़ते जाओगे तो तुम्हें अमाइनो एसिड मिल जाएगा। तो तुमको प्रोटीन से लेके अमाइनो एसिड तक जाना है तो पहले बड़े से चेन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ दो, फिर उनको ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड करते करते अमाइनो एसिड तक ले जाओ। तो अभी इसने क्या किया है, सिर्फ लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा है, ठीक है। बचे हुए 50% प्रोटीन को जो पेनक्रियाटिक जूस, फिर से अभी जैसे पीछे गया था कि ड्यूडेनम में खाना पहुंच चुका है और सिक्रीशन आ रही है लिवर और पेनक्रियास की। लिवर को प्रोटीन से भी फिर से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ फैट से मतलब है। जो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है उसको मतलब है, वो तो कंप्लीट जूस था, उसके पास सबके लिए एंजाइम है। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है बेटा, उसके पास याद करो प्रोटीन के लिए एंजाइम था, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और तीनों ही प्रोटीन के एंजाइम कैसे थे, इनएक्टिवेटेड। तो हमको पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा और उसमें हेल्प करेगा, यहां पे देखो, उसमें हेल्प करेगा ये एक्टिवेटर। स्मॉल इंटेस्टाइन ने कहां पे समझे इसको, देखो यहीं पे समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ने एक एक्टिवेटर दिया, एंटेरोकाइनेज। इस एंटेरोकाइनेज ने जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहे थे इनएक्टिवेटेड, उसमें से ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट किया। ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में, ठीक है, ट्रिप्सिन में देखो एंटेरोकाइनेज जो कि सक्कस एंटेरिकस से आ रहा है, उसने पेनक्रियाटिक जूस के ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट किया ट्रिप्सिन में। बस एक ही को किया, बाकी इन्होंने बोला कि हम 3 इनएक्टिवेटेड आ रहे हैं, बस हमें एक को एक्टिवेट कर दोगे तो हम बाकी को एक्टिवेट कर लेंगे। तो इस ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिनोजेन को खुद ही एक्टिवेट कर लिया। इस ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिनोजेन जो कि पेनक्रियाटिक जूस में, उसको खुद से एक्टिवेट कर लिया काइमोट्रिप्सिन में। अच्छा, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, हो तो ड्यूडेनम में ही रहा है ना बेटा, ड्यूडेनम में, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ही आ रहा है, खाना भी और पेनक्रियास का जूस भी, यानी इनएक्टिवेटेड एंजाइम भी इधर ही आ रहे हैं। एंटेरोकाइनेज ने उनको एक्टिवेट करवाया, एक को एक्टिवेट किया, उसने अपने बाकी दोनों को एक्टिवेट कर लिया। अब जाके ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बने हैं, ये बचे हुए 50% प्रोटीन को यही ड्यूडेनम में तोड़ेंगे लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। तो सारे प्रोटीन को हमने लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ दिया है, बड़ी बड़ी चेन में तोड़ दिया। अब हमको इनको छोटी चेन्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, ये देखो 50% प्रोटीन, सॉरी बेटा, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स, सारे लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को, सारे लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को हम यहाँ ड्यूडेनम में तोड़ेंगे। किससे किससे, ड्यूडेनम के इंटेस्टाइन के खुद का एक एंजाइम अमाइनो पेप्टाइडेज जो कि सक्कस एंटेरिकस में, इंटेस्टाइनल जूस में है वो, और जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज पेनक्रियाटिक जूस में था, जिसको ट्रिप्सिन ने कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर दिया है, इसी ट्रिप्सिन ने इसको भी एक्टिवेट कर दिया है, इसको भी एक्टिवेट कर दिया है। अब ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमाइनो पेप्टाइडेज यहाँ ड्यूडेनम में तोड़ देगा इन बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड्स को जो ये बने हैं, उनको डाईपेप्टाइड्स में, अमाइनो एसिड में। डाईपेप्टाइड को भी फिर से तोड़ दो अमाइनो एसिड्स में, किस एंजाइम से, डाईपेप्टाइडेज एंजाइम से। ये भी कहां पे प्रेजेंट होगा, सक्कस एंटेरिकस में। सारे लास्ट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने वाला एंजाइम सक्कस एंटेरिकस में ही होता है। तो बचे हुए डाईपेप्टाइड को सक्कस एंटेरिकस में डाईपेप्टाइडेज तोड़ देगा अमाइनो एसिड में, ठीक है। अच्छा, अमाइनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज मतलब क्या, सपोज ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, इसमें एक एन टर्मिनल होता है अमाइनो टर्मिनल, एक सी टर्मिनल होता है कार्बोक्सी टर्मिनल। तो इधर से तोड़ना स्टार्ट करोगे तो अमाइनो पेप्टाइडेज, इधर से तोड़ना स्टार्ट करोगे तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। माउथ में नहीं होगा, ओरल कैविटी में, स्टमक में होगा। 50% प्रोटीन बड़े पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाएंगे। फिर पेनक्रियाटिक जूस बचे हुए प्रोटीन को बड़े पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। फिर ड्यूडेनम का खुद का सक्कस एंटेरिकस बाकी सारे लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में तोड़ लेगा, अमाइनो पेप्टाइडेज से और डाइपेप्टाइडेज से। तो देखो हमारे इनका काम हो गया कि नहीं। एंटेरोकाइनेज ने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, इसको ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करके इसने इसको और इसको एक्टिवेट कर लिया। अमाइनो पेप्टाइडेज ने बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड को छोटे छोटे डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड में तोड़ दिया। बचे हुए डाइपेप्टाइड को इस डाइपेप्टाइडेज ने अमाइनो एसिड में तोड़ दिया। तो सब कुछ अमाइनो एसिड में टूट रहा है सक्कस एंटेरिकस की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमाइनो पेप्टाइडेज सेम काम करते हैं, छोटे लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड तोड़ के निकालते हैं, ठीक है। चलो बेटा, अभी तक हमने कर लिया है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन। तो हमारे खाने के दो कंपोनेंट तो अच्छे से डाइजेस्ट हो चुके हैं ड्यूडेनम तक जाते जाते। अब थर्ड डाइजेशन करते हैं अपन लिपिड्स की। लिपिड कोई और क्या बुलाते हो, फैट बुला लेते हो ना, तो लिपिड या फैट एक ही बात है। अच्छा, लिपिड या फैट को तोड़ के क्या बनाना होता है, फाइनली हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाना होता है। तो अब हमको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ना है हमारे खाए हुए सारे फैट्स और लिपिड्स को। अच्छा, लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कह देते हैं, लाइपेज कह देते हैं। अभी तो तुमने याद किया कहां कहां पे लाइपेज होता है। अब आ जाओ, एक एक ग्लैंड करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब खाना मुंह में गया, ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड मिला, वहां पे सलाइवरी लाइपेज हमारे पास तो नहीं होता, हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन बच्चों में होता है बेटा थोड़ा बहुत, ठीक है। सलाइवरी लाइपेज बच्चों के पास होता है। अच्छा, गैस्ट्रिक लाइपेज पढ़ा था, जो स्टमक में, खाना जब ओरल कैविटी के बाद स्टमक में पहुंचा, गैस्ट्रिक ग्लैंड मिला, तो वहां पे लाइपेज था, गैस्ट्रिक लाइपेज, पर बहुत ही थोड़ा सा, लेस देन 1% फैट डाइजेशन करता है। तो मेजर काम अभी तक फैट का हुआ नहीं है, ना माउथ में ना ही हमारे स्टमक में। अब ये खाना कहां जाएगा, स्टमक के बाद ड्यूडेनम में जाएगा। ये स्टमक के बाद ड्यूडेनम में आएगा, और ड्यूडेनम में आते आते इसको लिवर की और पेनक्रियास की सिक्रीशन मिलेगी। तो खाना यहाँ पे आ गया, मतलब फैट भी यहाँ पे आ गया, पूरा अनडाइजेस्टेड। लिवर के पास क्या है, बाइल। कहाँ बना था बाइल, लिवर में, और स्टोर और कॉन्सेंट्रेट कहाँ हुआ था, गॉल ब्लैडर में। अच्छा, बाइल के पास क्या क्या था, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का तो कुछ खास रोल ही नहीं था डाइजेशन में, बाइल सॉल्ट का था। तो ये जो फैट ग्लोब्यूल ड्यूडेनम में आया, ऊपर से ड्यूडेनम में आया अनडाइजेस्टेड, उसके ऊपर लिवर के बाइल सॉल्ट ने काम किया और इसको बड़े से छोटे टुकड़ों में तोड़ा। इसी को तो हम कहते थे बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो लिवर के बाइल सॉल्ट वाले कंपोनेंट में ने ड्यूडेनम में एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की, बड़े फैट को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा, एंड दिस वाज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्यों किया बेटा ऐसा, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। बेटा ध्यान देना, अभी हमने सिर्फ बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं तोड़ा है। अभी लाइपेज ने अपना काम नहीं किया है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया लाइपेज के काम करने के लिए, और ऐसे फैट को हम कहते हैं एमल्सिफाइड फैट। एमल्सिफाइड फैट। अब ये एमल्सिफाइड फैट पे जो पेनक्रियास का एंजाइम आया था, पेनक्रियाटिक जूस में से जो पेनक्रियाटिक लाइपेज आया था, जिसको हमने स्टिप्सिन बुलाया था प्यार से, है ना, वो काम करेगा इस स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स पे, इस एमल्सिफाइड फैट पे, और इसको तोड़ेगा बेटा डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अच्छा, बचे हुए जितनों को तोड़ दिया, जो बच गए फैट ग्लोब्यूल्स ऐसे वाले, उनको इसने खुद ने सक्कस एंटेरिकस ने जो लाइपेज निकाला था इंटेस्टाइनल ग्लैंड ने, उसने तोड़ा डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो फाइनली हमको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल गया। ये डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड क्या है,
जो ये फैट होते हैं जनरली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। एक फैटी एसिड निकालोगे तो डाइग्लिसराइड बन जाएंगे, दूसरा फैटी एसिड निकालोगे तो मोनोग्लिसराइड बन जाएंगे, फिर उसको भी तोड़ दोगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। तो कुछ यहीं तक टूटते हैं, कुछ यहाँ तक टूट जाते हैं और कुछ फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल जाते हैं, और ये सारे अब रेडी हैं आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, तो फैट के डाइजेशन में मेजरली लिवर ने उसको एमल्सिफाई किया है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस ने और सक्कस एंटेरिकस ने लाइपेज प्रोवाइड किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 3 कंपोनेंट्स हो चुके हैं बेटा, चौथा कंपोनेंट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम ये याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने बायोमोलिक्यूल में सीखा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लियोटाइड को पकड़ पकड़ के हमने इसकी लंबी सी चेन बना दी, इसको न्यूक्लिक एसिड कह दिया है ना। डीएनए आरएनए आता है, इसमें डीएनए में ऐसी 2 चेन होती है, आरएनए में एक ही होती है। तो ये छोटे छोटे जो मोनोमर है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो सबसे पहले तो तुम न्यूक्लिक एसिड को तोड़ो न्यूक्लियेज से, तो तुम्हें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलके बना होता है, 3 चीजों से, फॉस्फेट, शुगर, राइबोज शुगर होता था, पेंटोज शुगर, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, प्लस बेटा नाइट्रोजनस बेस से, याद करो प्यूरिन, पिरिमिडीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल पढ़ते थे। तो हमको फाइनली ये तीनों चीजें बनानी है। अच्छा, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते थे, न्यूक्लियोसाइड कहते थे, और उसमें फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ये तीनों हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो जैसे तुमने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा, अब तुम इसको न्यूक्लियोसाइड में तोड़ो, तब एंजाइम कौन सा डालोगे, न्यूक्लियोटाइडेज। फिर न्यूक्लियोसाइड को तोड़ो, तब तुम्हें मिल जाएगा शुगर और तुम्हारा बेस, नाइट्रोजनस बेस, है ना। तब तुम्हें क्या, कौन सा एंजाइम डालना पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ो, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में तोड़ो, फिर न्यूक्लियोसाइड को फाइनली शुगर और बेस में तोड़ दो। जब न्यूक्लियोटाइड को तुम न्यूक्लियोसाइड में तोड़ोगे तो यहाँ फॉस्फेट मिल जाएगा। तो फाइनली अब तुमको मिल गया फॉस्फेट, शुगर और बेस। देखो ये काम कहाँ पे होता है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर अपनी ओरल कैविटी ने तो काम ही नहीं किया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने भी काम नहीं किया था, कोई एंजाइम नहीं दिया, लिवर ने भी कुछ नहीं किया। इसका श्री गणेश किसने किया था, याद करो, पैनक्रियाटिक जूस ने किया था। पैनक्रियाटिक जूस कंप्लीट जूस होता है, उसने न्यूक्लिक एसिड के लिए एंजाइम निकाला। तो अभी तो अपने पास लंबी लंबी चेन है जिसपे पैनक्रियाटिक जूस के न्यूक्लियेज ने काम किया। कहाँ पे, ड्यूडेनम में। अब तो तुमको पता ही है पैनक्रियाटिक जूस, बाइल, सब कुछ काम तो ड्यूडेनम में ही करता है। तो ड्यूडेनम में इसको तोड़ा, किसमें तोड़ा, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा। न्यूक्लियोटाइड को अब किस में तोड़ना है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ने। तो इसने तो सिर्फ एक ही एंजाइम निकाला था, न्यूक्लियेज। फिर याद करो न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज निकलता था सक्कस एंटेरिकस में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, यहाँ की खुद की वॉल से, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। तो ऊपर पैनक्रियास से आया न्यूक्लियेज, उसने बना दिया न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड को सक्कस एंटेरिकस ने बनाया न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, और उसके न्यूक्लियोसाइडेज ने बनाया शुगर और बेस। तो हमको फाइनली मिल गया फॉस्फेट, शुगर, बेस, एंड दीज आर रेडी टू बी एब्सॉर्ब्ड नाउ। ठीक है, तो बेटा अब हमने किया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। चलो एक बार फिर से देखो, ये थे हमारे एंजाइम्स। इस एंजाइम्स में हमने किया था कि सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को हेल्प कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम है, प्रोटीन्स को हेल्प कर रहे हैं मेनली, बाइल किसी का डाइजेशन नहीं कर रहा, पैनक्रियाटिक जूस सबका डाइजेशन करता है, ये 3 प्रोटीन के, ये कार्बोहाइड्रेट, ये लिपिड और ये न्यूक्लिक एसिड। और फिर उन टुकड़ों को फाइनली हम सक्कस एंटेरिकस से छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। फिर हमने किया था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फाइनली हमने सारे पॉलीसेकेराइड्स को तोड़ दिया था मोनोसेकेराइड्स में,
फिर हमने किया था प्रोटीन का डाइजेशन, सारे प्रोटीन्स को हमने फाइनली तोड़ दिया था अमाइनो एसिड्स में। फिर हमने किया था फैट का डाइजेशन, जिसमें हमने फैट्स को फाइनली तोड़ दिया था फैटी एसिड ग्लिसरॉल में मेनली। और उसके बाद हमने किया न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड को फाइनली तोड़ दिया शुगर, बेस और फॉस्फेट में। अब सब चीजें टूट गई, अब इनको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, एब्जॉर्ब कराते हैं। चलो, एब्जॉर्प्शन में आप सिंपल इस टेबल से याद कर सकते हो क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो रही है, कहां पे हो रही है और किस वे में हो रही है, ठीक है। तो बेटा ओरल म्यूकोसा में, बकल कैविटी में बस थोड़े बहुत ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं। फिर स्टमक के अंदर मेनली अल्कोहल, जो लोग पीते हैं उनका अल्कोहल मेनली स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम में मेनली आयरन कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है बस। जेजुनम इज द मेन साइट जहां पे सारी एब्जॉर्प्शन होती है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स खाए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, शुगर, बेस, फॉस्फेट, ये सब कुछ यहीं पे एब्जॉर्ब होता है। इट इज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन साइट। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में, मेजरली जेजुनम में। और इलियम में बेटा विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। याद करो B12 को एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता था, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से आया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन सी सेल से, ऑक्जेंटिक सेल से। वो विटामिन B12 को इलियम में एब्सॉर्ब कराता है। और बेटा जो बाइल का बाइल सॉल्ट था, उसने एमल्सिफिकेशन तो कर दी, उसके बाद ये इलियम में एब्सॉर्ब होके वापस चला जाता है लिवर के पास, आगे और बाइल बना के फिर से एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने के लिए, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलन में बचा कुचा पानी और थोड़े बहुत मिनरल्स जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट है, वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होती है बेटा, एब्जॉर्प्शन किस किस तरीके से हो सकती है, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब एनर्जी नहीं लगेगी, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब एनर्जी लगेगी। जो तो किसी चीज को तुम्हें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में भेजना हो तो अपने आप चली जाएगी, तुम्हें पुश नहीं करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुम्हें चीजों को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ भेजना हो तो तुमको उसे पुश करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उधर ज्यादा है, क्यों जाएगा, तो तुमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्टिव में आएगा, ठीक है। पैसिव में कौन कौन से आते हैं, अगर तुमने हाई से लो में पानी को भेजा तो तुम उसे ऑस्मोसिस कहोगे, किसी और गैस को भेजा तो तुम उसे डिफ्यूजन कहोगे। अच्छा, डिफ्यूजन में तुम क्या करते हो, हाई से लो में भेज रहे हो, विदाउट एनर्जी ही भेज रहे हो, पर तुम्हें उसके लिए कोई कैरियर प्रोटीन यूज करना पड़ा। किसी सामान को भेजने के लिए तुम्हें एक प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ी, हाई से लो में भेजना, एनर्जी नहीं लगानी है, तो वैसे डिफ्यूजन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ये सब तुम पढ़ते हो, पहले से पढ़ते हुए आए हो, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। तो बेटा जो हमारे पास फ्रक्टोज है, मैनोज है, ये सारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आते हैं। एटीपी नहीं लगता, पर ये जो कैरियर लगा है दैट इज सोडियम, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आते हैं, मतलब पहले तो एनर्जी लेते हैं और साथ में इनको भी कैरियर चाहिए, सोडियम। सम ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से भी आ जाता है, मतलब क्या हो गया, पैसिव, हाई टू लो, विदाउट एनर्जी। और बेटा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आते हैं, डिफ्यूजन में आ रहे हैं, मतलब हाई टू लो, पैसिव है, एनर्जी नहीं चाहिए, बट फैसिलिटेट करने के लिए सोडियम चाहिए। और बेटा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं, मतलब इनको एनर्जी चाहिए और कैरियर भी चाहिए, सोडियम, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज टेबल को याद कर लेना है कि कौन सी चीज की डाइजेशन कहाँ पे हो रही है बॉडी में। मेनली सारा कुछ जेजुनम में डाइजेस्ट हो रहा है, और बाकी ये सारी चीजें कौन से वे में डाइजेस्ट हो रही है, कौन सा वे उठा रही है। अच्छा बेटा, एक और लास्ट चीज, सारा कुछ ड्यूडेनम में हो रहा है, देखो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मान ले सपोज यहाँ से कहीं तक ड्यूडेनम है, फिर जेजुनम है, फिर इलियम है, ठीक है। तो सारा जो खाना आया उस पे बाइल आया, इधर से पैनक्रियाटिक जूस आया, तो पहले बाइल अपना काम करेगा,
फिर पेनक्रियाटिक जूस अपना काम करेगा, फिर सक्कस एंटेरिकस अपना काम करेगा यहाँ पे, यानी कि सारी डाइजेशन ऑलमोस्ट ड्यूडेनम में ही कंप्लीट हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी अगर आपको पार्ट पूछे तो ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहीं पे बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और सक्कस एंटेरिकस सबका काम कंप्लीट हो जाता है। ऑफ कोर्स पेनक्रियाटिक जूस का और बाइल का पहले होगा, तभी उनके प्रोडक्ट्स पे सक्कस एंटेरिकस अपना काम करेगा, और बेटा फिर सारी की सारी डाइजेशन भी यहीं कंप्लीट हो जाती है। मतलब आप देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम और जेजुनम तक आते आते खाना सारा का सारा डाइजेस्ट भी हो गया और एब्जॉर्ब भी हो गया। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज सच एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका जो भी रिवीजन जरूरी था, जो भी पॉइंट्स हमको रिमेंबर कर रखने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो, और साथ में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू।